नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के आपके बॉटनी के पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए। आपका यूनिट सेकंड चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से आपको पायरुवेट मिल गया, पायरुवेट से आपको एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम से आपकी क्रेब्स साइकिल चली और आपको ऑक्सैलोस्टेट मिल गया और सारे एटीपी मिल गए आपको, ठीक है। अब उस एटीपी का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है, जहां आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जहां ऑक्सीजन का लॉस होगा। बेसिकली यही बात आपको समझनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दो चीज़ें हो रही, एक तो हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन आपको बनता हुआ दिखेगा ज़्यादा मात्रा में, और फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट अटैच होगा कहीं ना कहीं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फेट का अटैच होना। अभी तक आपने बहुत सारा फॉस्फेट का अटैचमेंट देखा, ठीक है। मैंने कई सारे स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के बताया आपको, हेक्सोकाइनेज का काम क्या था, ठीक है, काइनेज फॉस्फेट ही अटैच कर रहा था। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एटीपी का बनना देखेंगे कि कैसे एटीपी बनता है, ठीक है। तो दो स्टेप का प्रोसेस होता है, दो स्टेप होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा इस तरीके से, और यही इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, केमियो ऑस्मोसिस के थ्रू एटीपी बना देगा। और आपको बेसिकली अल्टीमेट गोल जो था आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन सेलुलर रेस्पिरेशन का पढ़ने का कि एटीपी कैसे बना। तो अगर मैं बात करूं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिएगा, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोसेस है, ये भी मैंने आपको बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी आपको पता है। ये एक लिंक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर प्रोसेस में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, जिसके द्वारा एटीपी, जिसको कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, द प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल इन सेल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के ऑक्सीडेशन से, यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कि एटीपी किस तरीके से बनता है, यही प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस तरीके से बनेगा, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनर्स आस्किंग क्वेश्चन कि प्रोकैरियोट में कहाँ होता है। प्रोकैरियोट में आप सबको पता है कि सिंगल सेल है, तो ये कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, लेकिन यूकैरियोट में ये कहाँ होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस तरीके से क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन जो बन रहे हैं, इससे फिर एडीपी और फॉस्फेट लगा के, पीआई का मतलब होता है फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अटैच होना, फॉस्फोराइलेशन का मतलब यही है, और आपको एटीपी मिल जाएगा। ये प्रोसेस दिखाया गया आपको, ठीक। दो स्टेप का प्रोसेस होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोट में। इस तरीके का प्रोसेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और केमियो ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझिए कि कुछ 5 कंपाउंड का ये प्रोसेस चलता है इस तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को 5 कहा जाता है। 4 कॉम्प्लेक्स तक का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा इस तरीके से, और जो भी इलेक्ट्रॉन ये बने हैं इसको एटीपी में बदलने का काम केमियो ऑस्मोसिस कहलाता है। ये डिफरेंस आप जान लीजिए, क्योंकि मुझे खुद भी मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था तो ये क्लियर नहीं हुआ था, कि मुझे लगता था केमियो ऑस्मोसिस कोई अलग प्रोसेस है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, उससे जो एटीपी बनने का प्रोसेस है, वो काम ये एटीपी सिंथेस करता है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक टाइप की मशीनरी होती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं,
मशीन होती है बिस्किट बनाने की, बेकिंग की, ठीक है, तो आप उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, वो बना के बाहर कर देता है। उसी तरीके की मशीनरी होती है, इसमें आपने प्रोटॉन डाला, सारी चीज़ें आप डालेंगे और इससे ATP निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, इससे ATP निकल के इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। अब हम समझेंगे इसका पहला प्रोसेस, दैट इज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आप डायग्राम से समझिए। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि जो ऐसे है और इसके अंदर ये पाया जा रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसी का यहाँ दिखाया गया है। कुल 5 इसमें कंपाउंड लगते हैं। एक होता है आपका जिसको कि कहते हैं हम, इनर मेम्ब्रेन में आपको दिखाया गया है पहला कंपाउंड, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, जिसको कि हम NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। दूसरा एंजाइम होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सेकेंड एंजाइम को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। जो पहला कंपाउंड है यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो दूसरा कंपाउंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा है। ये क्या करता है, यहाँ पे FADH का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से FADH का फॉर्मेशन शुरू होगा और ये पूरा NADH बनाएगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को आप और समझेंगे जब आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। कोएंजाइम Q का मतलब होता है कोएंजाइम यूबिक्विनोन, ये भी आप जान लीजिए नाम। कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, पूरा पाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेकंड केवल नीचे की तरफ पाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स थर्ड पूरा पाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स 4 भी इस तरीके से पूरा पाया जा रहा है, ठीक है। ये सब भी बातें आप ध्यान रखिए। कॉम्प्लेक्स थर्ड फिर क्या होता है, जिसको हम कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, एकदम ऐसे BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये भी 4 प्रोटॉन आपका 4 हाइड्रोजन बाहर निकालता है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C की मदद से ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है आपके कॉम्प्लेक्स 4 में, जिसको कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। और साइट C को साइटोक्रोम C के नाम से जानते हैं। ये साइटोक्रोम का एक टाइप है। जब आप सबने टाइप ऑफ साइटोक्रोम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा आपने। ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। और ये कॉम्प्लेक्स 4 है, जिसको कि कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसको कि ATP सिंथेस के नाम से जानते हैं। अब देखा आप सबने, मैं सब कुछ हटा देती हूँ। ये सब कुछ जितने प्रोटॉन यहाँ पे बने, ठीक, जितने प्रोटॉन यहाँ बने 4H 4H 4H, यानी कि ये 10, ये 10 अब इस मशीनरी के अंदर, ये आप दिख रहे हैं इस तरीके से एक मशीन, एक टेल है इसमें, एक इस तरीके से एक हेड है। इस मशीनरी के अंदर इस पूरे H को भेजा गया और इसने क्या किया, इसको ADP के साथ फॉस्फेट को जोड़ के ऑक्सीडेशन करा के ATP बना दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इतना प्रोसेस आपका क्या कहलाया, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सब जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को कीमियो ऑस्मोसिस कहा जाता है, जो कि क्या करता है, ATP बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि क्या होता है यहाँ पे। तो आप ये भी याद रखिए, पहला जो स्टेप है जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज है NADH, वो NADH का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा FADH2 का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड में कुछ ऐसा नहीं बना, फोर्थ में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और फिफ्थ में फिर आपका ATP बन जा रहा है। ये इस तरीके का डायग्राम आप और एक देख सकते हैं। यहाँ पे बाकायदे लिखा गया है 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 11 हो जाएगा, बेसिकली ये 10 है, इसमें बहुत वेरिएशन अभी मैं आपको काउंट करते वक्त बताऊंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 NADH, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा। सक्सिनेट से फ्यूमरेट आपने कहाँ देखा था, क्रेब्स साइकिल में। साइटोक्रोम C फिर कॉम्प्लेक्स 4 H2O बनाता है और ये ATP। सेम चीज़ यहाँ भी दी गई है, सेम प्रोसेस, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लास्ट का ये आप देख रहे हैं ATP सिंथेसिस की मशीनरी। इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, एक होता है F0,
दूसरा होता है F1। ये ATP सिंथेज होता है और यहीं से ADP से ATP बन जाता है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, प्लस प्लस था, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ADP था पहले, अब ये ATP बन गया। तो ये इस तरीके से ATP बनता है। ठीक, अगर आप देखें तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD प्लस से ये NADH का फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐसे नहीं काम चल रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को FN एक कंपाउंड है वो ले गया, फिर FES, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्विनोन के पास, इसका ये इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्विनोन H2 के पास, फिर ये गया, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास साइटोक्रोम B के पास जाएगा, वहाँ से FES कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोक्रोम C के पास जाएगा। ठीक है, फिर इसका ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर से क्या होगा, यूबिक्विनोन के पास और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे ये साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से डायरेक्टली ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, वहाँ से कॉपर A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B के पास 2H निकालेगा और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 2H प्लस मिलके O2 H2 2 इसका 2H यहाँ पे यूज हो जा रहा है वाटर बनाने में और 2H यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। जितना सिंपल आप समझते हैं वैसा होता नहीं है, मैंने सब तरीके से आपको समझा दिया गया। अब थियरी भी आप इसका थोड़ा देख लीजिए कि क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH जनरेटेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। आप सबको पता है कि इससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं NADH और FADH से सिट्रिक एसिड साइकिल में, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से ये ट्रांसफर होंगे सीरीज ऑफ प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो मैंने आपको दिखाया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जनरली ATP प्रोड्यूस करेंगे। इस ATP को बटाने के लिए कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5, जिसको कि ATP सिंथेस कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है लूज करता है एनर्जी को, जो कि एक्टिवली पंप करता है प्रोटॉन को, प्रोटॉन H+, इस तरीके से पंप करा, आप सबने देखा यहाँ पे H+ पंप करा अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से और साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि ये जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से यहाँ बाहर की तरफ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, प्रोटॉन का। और ये कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो रहा है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में कहाँ पे हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और केमियोस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन जो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाता है, कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्रोटॉन फ्लो बैक, अब ये प्रोटॉन फिर से बैक फ्लो होता है, प्रोटॉन का बैक फ्लो हुआ मतलब उल्टा, फिर से कहाँ पे आ गया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक, ये बैक फ्लो हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, ठीक है, थ्रू ATP सिंथेज की मदद से एंजाइम इमिटेड इन द मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लो ऑफ प्रोटॉन ATP सिंथेज जो है ड्राइव करता है सिंथेसिस ऑफ ATP, ये ATP बनाएगा किसकी मदद से, ADP प्लस PI की मदद से, और इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यही वर्ड्स में लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो 5 कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इतना आप समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है उसको हम NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। ये आयरन सल्फर आपको मैंने अभी दिखाया डायग्राम में, FeS से मिलकर बना होता है और FMN 2 से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैरी किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अब्रॉड NADH और FMN इसको लेके फ्रॉम विटामिन B12 से लेके जाता है। ठीक है, फिर Q एंड कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट Q रिडक्टेज, यहाँ पे FADH2 जो होता है नॉट पासेज द फ्रॉम थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ले लेता है, सेकंड लेता है। यहाँ पे इसका देखिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट काम हो रहा है। ठीक है, यही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे डायरेक्टली काम हो जाता है। ठीक है,
फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसको कि यूबी क्यूनोन कहते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों यूबी क्यूनोन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जो क्यू मॉलिक्यूल होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, इसी वजह से मूव्स फ्रीली इन हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करता है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटीन चेन से। नंबर ऑफ एटीपी जो ऑब्टेन होते हैं इस स्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट आर पम्प्ड अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसको कि साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कहते हैं। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स जो होता है FES प्रोटीन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन्स हैं ये कंसिस्ट होते हैं हीम ग्रुप से। मतलब साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बीच में एक हीम ग्रुप पाया जाएगा और इससे अटैच और सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यही ये बोल रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 रिस्पॉन्सिबल होता है पंप करने के लिए प्रोटॉन को अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रोटॉन इस तरीके से 4H+ निकालता है। ठीक है, इट ऑल्सो पासेस इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सी, और ये साइटोक्रोम सी को भी इलेक्ट्रॉन पास करता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। जहाँ पे ये साइटोक्रोम सी इसको फोर्थ वाले को क्या करता है, पास करता है प्रोटीन। क्यू हो जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो क्यू होगा वो डोनर की तरह काम करेगा। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है जिसको कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं, ये साइटोक्रोम सी ए और A3 से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टू हीम ग्रुप्स हैं प्रेजेंट इन साइटोक्रोम सी एंड A3, यहाँ पे C और A3 में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम सी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए बिटवीन कॉपर एंड आयरन अंटिल ऑक्सीजन कंटेंस इज रिड्यूस्ड कम्प्लीटली। ये ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं जब तक कि ये ऑक्सीजन वाटर में ना टूट जाए। ये ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं जब तक कि ये ऑक्सीजन वाटर में रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया वाटर का। ठीक है, यहाँ पे जब तक रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक रखे रहते हैं। ठीक, यही बात। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद आता है ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज क्या होते हैं, H+ आयन जो होते हैं पास थ्रू एंजाइम कॉल्ड ATP सिंथेज। ATP सिंथेज के थ्रू ये सारे H+ आयन आ जाते हैं, फ्लो ऑफ प्रोटॉन को सिंथेसाइज करते हैं FTP को। ATP सिंथेज 2 मॉलिक्यूल F0 और F1 से मिलकर बना होता है। F1 जो होता है उसको कैटालिटिक हेड कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेटेड होता है। ठीक है, और F0 जो होता है इसको प्रोटॉन चैनल कहते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और फाइनली ATP का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, अगर मैं ATP की बात करूं तो ATP अभी तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टोटल ATP बनते हैं। ठीक है, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा उससे से टोटल कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो ATP का बनना है ना ये वेरी करता है। कहीं पे कहा जाता है 32 ATP, कहीं पे कहा जाता है 36 और कहीं कहा जाता है 38 ATP। तो देखिए मैं आपको एक बात बताते चलूँ, अभी तक आपने बहुत जगह पे सुना कि NADH और FADH। जो FADH है ना, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब 2.5 ATP बन रहा है। ये नया वाला रिसर्च कहता है। उसके पहले माना जाता था कि एक NADH से 3 ATP बनता है या 4 ATP बनता है। ठीक, सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। और एक FADH से नया रिसर्च कहता है कि 1.5 ATP बनता है, लेकिन पुराना कहता है कि 2 बनता था या 3 ATP बनता था। इसमें हमेशा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में 32 दिया है तो आप 32 ही लगा के आएंगे, और अगर एग्ज़ाम में आपको 36 या 38 दिया है तो 36 लगाएंगे, नहीं तो 38। ठीक, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपने किस तरीके से पूछा। अब ये एक NADH से 2.5 ATP कैसे बनेगा, तो आप एक बात जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए 4 ATP की ज़रूरत होती है। एक ATP को बनने के लिए 1 ATP के बनने के लिए 4 H+ की ज़रूरत होती है। तो आपने पहला कंपाउंड यहाँ पे क्या पढ़ा, NADH। NADH ने टोटल कितने बना, NADH से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक टोटल कितने प्रोटॉन बने, 10। तो 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल कितने ATP मिल जाएंगे, 4 मतलब 2, 4 मतलब 1, इस 4 से 1 ATP और इससे 0.5, तो 2.5 मिल जाएगा। वहीं अगर आप FADH की बात करें तो FADH दूसरे कॉम्प्लेक्स से बन रहा है, मतलब इस 4 को आप नहीं गिनेंगे। यहाँ पे 4 और 2 मतलब 4 मतलब 1 ATP और 2 मतलब 0.5 ATP।
आप एक का आधा करेंगे तो 5 ही तो आएगा, 0.5 तो कितना हो गया 1.5 ATP FADH से। वही बात मैंने आपको NADH और FADH की कैलकुलेट करके बताई। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ आज हम काउंट करेंगे कि अगर जो है आप 2 NADH से 4 ATP मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 36 बनेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में इतना मिला, ये सब मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आप 2.5 में मान रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 ATP मिलेगा। अगर आप लिंक रिएक्शन यानी कि जो आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था उसको ले रहे हैं और 2 NADH मान रहे हैं तो भी आपको 5 मिलेगा, ठीक। और अगर क्रेब्स साइकिल की आप बात करें तो क्रेब्स साइकिल में आपको टोटल कितना मिल रहा है 2 GTP, ठीक है, 2 GTP मिल गया आपको। और NADH में 2.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 और 1.5 का FADH में तो टोटल आपको 32 ATP मिल जाएंगे। और अगर वहीं पे आप 3 NADH मान रहे हैं, मतलब एक NADH का मतलब आप 3 मान रहे हैं, ठीक है, 3 मान रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 38। मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अच्छे से डिफरेंस मैंने बताया है, क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर दोनों में डिफरेंस अगर आप 1.5 ATP यहाँ पे मान के चल रहे हैं तो रिज़ल्ट आपको अगर आप 2.5 NADH का मान के चल रहे हैं और ये इसको मान के चल रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ भी मैंने एक डायग्राम देके आपको बता रखा है। जितने तरीके से आप समझना चाहें जान सकते हैं, मैंने हर तरीके का आपको दिखा दिया है कि कब क्या होगा, कब मानने पे क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे बन रहा है। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं ETC के। इनहिबिटर्स के मतलब मैंने बताया था इनहिबिट करना, रोक देना, हॉल्ट कर देना। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको इसके आगे पढ़ना साइनाइड रेजिस्टेंट साइकिल। जो साइनाइड रेजिस्टेंट साइकिल होता है उसमें साइनाइड का यूज़ होता है। वो साइनाइड क्या होता है इसको आप जानेंगे। तो EDC को इनहिबिट करने वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम है रेटियोनिन, एंटीमाइसिन और साइनाइड, ठीक है। तो रेटियोनिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाइंड करेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रोक देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाइंड हो जाएगा, ठीक। कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकने के लिए काम किया जाता है और कभी कभी गलती से भी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। एंटीमाइसिन का भी वही काम है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से बाइंड करेगा और साइटोक्रोम BC1 से को इनहिबिट कर देगा, उसके आगे का काम नहीं होने देगा। उसी तरीके से साइनाइड और एजाइड 2 कंपोनेंट होते हैं। साइनाइड सबसे CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा पॉइजन माना जाता है कि जिसको अगर आप केवल टच कर लें तो भी आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 4 को और ये करे उसके जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, आप सबको मैंने बताया कि साइटोक्रोम में एक हीम ग्रुप पाया जाता है, उससे इस तरीके से साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इसके हीम ग्रुप से बाइंड कर जाता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो फाइनल स्टेप नहीं हो पाता और ATP सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो कॉम्प्लेक्स 4 से ही बाइंड कर जा रहा है, ठीक। यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 से क्या होगा, साइनाइड आके बाइंड कर जाएगा और ये ADP से ATP नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, ठीक। तो इनहिबिटर्स आपको पता चल गया। अब एक साइकिल होती है जिसको कि कहते हैं साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसमें की गई थी, प्रोटिस्ट, जो कि क्या है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम आप सब जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं अपने जूलॉजी में, क्या है, प्रोटोजुआ है। लुंड ने 1918 में इसकी डिस्कवरी की थी। बाद में कुछ सालों बाद वारबर्ग एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने यूनिसेलुलर अलगा जिसको कि क्लोरोला कहते हैं उसमें इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। और साइटोक्रोम्स और जेनोविस डिस्क्राइब फर्स्ट रेस्पिरेशन दैट वाज रेजिस्टेंट टू साइनाइड इन प्लांट्स। और जेनोविस एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार कोई ऐसा साइकिल किसी एनिमल में बताया जो कि था स्वीट पी, जिसको कि लथाइरस ओडोरेटस कहते हैं। स्वीट पी, ये आपका गार्डन पी की तरह नहीं होता है, ठीक है, इसको स्वीट पी कहते हैं, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है लथाइरस ओडोरेटस। उसके एम्ब्रियो में
इन्होंने ऐसा देखा कि उसके एम्ब्रियो में साइनाइड प्रेजेंट था, फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा था। जबकि साइनाइड अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देगा और आगे एटीपी नहीं बनने देगा। इसके होते हुए भी ये चल रहा था, मतलब साइनाइड प्रेजेंट था फिर भी ये साइकिल चल रही है, मतलब एटीपी आपको बनता हुआ दिखेगा। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर साइनाइड प्रेजेंट है तो यहीं पे ये रुक जाएगा, ये आगे वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। तो पहली बार इसकी डिस्कवरी जेनोविस ने की लथाइरस ओडोरेटस में, और उन्होंने देखा कि ये काम कहाँ पे हो रहा है, स्वीट पी में। और एनिमल में देखा था तो प्रोटिस्ट में इसकी डिस्कवरी पैरामीशियम कॉर्डेटम में लुंड ने की थी। तो साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन क्या होता है, एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिनमें देखा जाता है कि साइनाइड के प्रेजेंस में भी, जो कि एक पोटेंट इनहिबिटर है साइटोक्रोम का। पोटेंट इनहिबिटर का मतलब वो इनहिबिट करेगा ही करेगा साइनाइड को, ठीक है, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 को, लेकिन उसके प्रेजेंस में भी ईटीसी की साइकिल आपकी चलती है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, आप सबको ये सारी बातें पता हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी करता है। और फाइनल स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वाटर निकलता है। अकरेंस क्या है, साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पोरेंसली जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज में, कुछ फंजाई में, कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि साइनाइड, मान लीजिए उनके इन्वायरमेंट में, किसी प्लांट के इन्वायरमेंट में साइनाइड प्रेजेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल प्लांट्स हैं, जैसे आपने स्वीट पी देखा, लथाइरस ओडोरेटस, वहाँ पे अगर साइनाइड प्रेजेंट भी है तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि मान लीजिए किसी भी एनिमल के इन्वायरमेंट में, किसी भी प्लांट के इन्वायरमेंट में अगर साइनाइड प्रेजेंट है तब भी वो रेस्पिरेशन कर सके। इस वजह से उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी कि वो साइनाइड से रेजिस्टेंट हो गए। जैसे आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाइए, बहुत ज़्यादा पेन किलर खाइए तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आप पेन किलर लीजिए तब भी आपका दर्द नहीं जाता है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है उस दर्द के लिए, कि मतलब उतने दर्द पे आपको असर ही नहीं करेगा वो पेन किलर, ठीक, वही काम यहाँ पे होता है। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके इन्वायरमेंट में साइनाइड पाया जा रहा है वो भी क्या करें, वो अपना साइकिल चलता रहे, उनमें एटीपी का प्रोडक्शन होता रहे। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन जो है वो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का यूज़ करते हैं दैट कैन बाईपास और फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जो साइटोक्रोम सी के फंक्शन को बाईपास कर देंगे, मतलब इसका यूज़ ही नहीं करेंगे, इसके बिना ही काम कर लेंगे अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का यूज़ करके। वो साइटोक्रोम सी को ब्लॉक कर रहा था साइनाइड, तो साइनाइड ये क्या करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म उसका यूज़ ही नहीं करेंगे, उसकी जगह पे अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का यूज़ कर लेंगे। फंक्शनैलिटी क्या होती है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, मतलब ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, बाईपास कर देते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, और अवॉइड करते हैं कि ये इनहिबिट ना हो, साइकिल आगे चलती रहे, ठीक है। जनरली ये लेस एफिशिएंट होते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एनर्जी प्रोडक्शन में, मतलब जो नॉर्मली साइटोक्रोम सी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रही थी उससे जो एटीपी बन रहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम एटीपी बनता है, ठीक है, लेकिन बन तो रहा है एटलीस्ट। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वायरमेंट में एडाप्टेशन के लिए, कि इन्वायरमेंट में अगर साइनाइड पाया जा रहा है तब भी ये काम करते रहें। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि मेटाबॉलिज्म जो मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके एनर्जी का बनना, ये काम चलता रहे, ठीक है। उसके लिए ये क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे जहाँ साइनाइड प्रेजेंट है वहाँ पे ये साइकिल चलती है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, किसी भी क्या करना, सेलुलर रेस्पिरेशन को चलने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का होना, ग्लूकोज का होना, एंजाइम का होना। तो क्या है जरूरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, और उस कंडीशन में फर्मेंटेशन चलने लगेगा, फर्मेंटेशन होगा तो 2 ही एटीपी बनेगा, जबकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से आपको 32 एटीपी या इसी को 36 या इसी को 38 कहते हैं, जैसा आप मानेंगे। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 36 कैसे 38 बनता है। ग्लूकोज का होना जरूरी है, ठीक है, प्राइमरी सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस का, लो ग्लूकोज लेवल होगा तो कम आपका रेस्पिरेशन होगा। फैटी एसिड, अमीनो एसिड का होना जरूरी है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट हैं, ग्लूकोज की कमी में आपका ट्रिपल पी पाथवे चलता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर कम होगा तो फैटी एसिड, अमीनो एसिड अगर रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपका
साइकिल चलता रहेगा। एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का होना जरूरी है, जैसे हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अगर ये सब एंजाइम ना हो तो सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सब नहीं चलेगा। ठीक, एंजाइम का रेगुलेशन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको एलोस्टेरिक, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, फीडबैक इनहिबिशन बताया था, ये भी जरूरी है रोकने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, नहीं होगा तो फीवर हो जाएगा या ठंड लगेगी। उसी तरीके से इसके लिए क्या होगा कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम को डीनेचर कर देगा, मतलब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ना इसको ऐसे तोड़ देगा। तो अब अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर टूट गया तो वो काम ही नहीं करेगा अच्छे से, अफेक्ट करेगा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, रेस्पिरेशन रेट को। हीट स्ट्रेस होता है, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये इंक्रीज कर देगा फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को और अफेक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को। लो टेम्परेचर है तो ये स्लो डाउन कर देगा एंजाइम एक्टिविटी को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई 100 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा भी नहीं है कि 2 डिग्री सेल्सियस हो, इनके बीच में उसी को ऑप्टिमल कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमल टेम्परेचर है, हाई हुआ तो फीवर हो जाएगा, लो हुआ तो भी फीवर हो जाएगा। पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, एसिड बेस बैलेंस होना चाहिए, एक्सट्रीम पीएच भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम पीएच भी नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे कि लैक्टिक एसिडोसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इम्पैक्ट करता है रेस्पिरेशन को। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक कंडीशन चलने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करना बहुत अच्छे से जरूरी है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो गया तो ये इम्पेयर कर देगा एटीपी प्रोडक्शन। आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है यूकैरियोट में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन गड़बड़ है तो वो एटीपी नहीं बनने देगा। इनहिबिटर्स और पॉइजन्स जैसे कि आप सबने देखा साइनाइड, रेटियोनिन, एंटीमाइसिन, इन सब से क्या करना है, हमें बच के रहना, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चलने नहीं देंगे। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स से बच के रहना, नहीं तो भी रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे। तो ये कुछ रेगुलेटर्स थे। सेलुलर स्ट्रेस मतलब सेल जो है उसमें हाई लेवल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं होने चाहिए, ROS मतलब H2O2 हमारे सेल में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा H2O और ऑक्सीजन के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो ये रेस्पिरेशन को डैमेज कर देगा। अगर न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है यानी कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है तो भी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा। जेनेटिक फैक्टर्स, म्यूटेशन जो है अगर हो गया जीन में तो भी एटीपी सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा। एज और डेवलपमेंट, अगर एजिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन कम होता है जिन सेल की एज बहुत ज़्यादा होती है। डेवलपमेंटल स्टेजेस अच्छे से होने चाहिए, फिर नहीं तो ये भी नहीं काम करेगा। कुछ मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। जैसे अगर साइनाइड प्रेजेंट है, एजाइड प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, बेसिकली ATC क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि साइनाइड पाथवे चलेगा तो साइनाइड पाथवे से कम ATP बनता है। रेस्पिरेटरी रेट एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इंक्रीज इन राइज टेम्परेचर, डिक्रीज इन बाय राइज टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो वो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी ना होगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। अनअफेक्टेड कैसे रहेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा। ऑप्टिमल पे रहेगा तब तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज होगा। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज फाउंड इन कुछ प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया, एनिमल्स। तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, ठीक है, और सम एनिमल्स। तो प्लांट्स में यहाँ पे बोला जाएगा। रेट ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ATP, GTP, ठीक है। फॉस्फेट पे, ATP पे, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन डायरेक्टली GTP पे डिपेंडेंट नहीं। फॉस्फेट नहीं रहेगा तब भी नहीं होगा। ATP का तो प्रोडक्शन ही माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। ऑक्सीजन भी जरूरी है, यहाँ पे क्या जो जरूरी नहीं है वो है GTP, डायरेक्टली जो जरूरी नहीं है, जरूरी तो है। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से क्या है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बनाती हूँ। जो एनारोबिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है ये इंक्रीज कर बाय एयरेशन, अगर हवा रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा तो इंक्रीज होगा नहीं, सॉरी डिक्रीज होगा नहीं, जो एनारोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन है जिसको कि ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये इंक्रीज होता है एयरेशन की वजह से, हवा की वजह से, ना ये ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये गलत है। पोटेशियम साइनाइड्स जो होते हैं, साइनाइड स्टॉप सेलेक्टिविटी बाई, तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर को साइटोक्रोम A या साइटोक्रोम C को ऑक्सीजन तक जाने से। तो होपफुली इन क्वेश्चन को भी करके आपको ETC आपका साइनाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं वो, और आपको साइनाइड रेजिस्टेंस और रेगुलेशन सब समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे बताएं, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।